नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है इंडियन स्टेट जीडीपी इक्वल पाकिस्तानी जीडीपी। हुज स्टेट, अच्छा मतलब ये कौन सा राज्य है भारत का जिसकी जीडीपी पाकिस्तान पूरे कंट्री के जीडीपी के बराबर है, यानी कि हमारा एक स्टेट और उधर एक पाकिस्तान, दोनों की जीडीपी बराबर है। तो चलिए वे देखते हैं कि कौन सा स्टेट है। वैसे मुझे पता है कि कौन सा स्टेट है और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। आज को आपको ना एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, उसको आपने गेस करने के कौन सी कंट्री है, उसके बाद फर्दर बात करते हैं। ये इंग्लैंड है। नहीं, आपने इंग्लैंड का नाम क्यों लिया इसको देखने के फौरन बाद? अक्सर उधर आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लाहौर लग रहा। लाहौर की कौन सी जगह ये लग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं कोई ये एशियन कंट्री है तो कौन सी कंट्री जहन में आती है एशिया को देख के? फिर ये तुर्की लगता है। तुर्की भी नहीं, मलेशिया नहीं होगा। बिल्कुल पास पास की कंट्री है, बहुत पास है, बच्चा बच्चा जानता है उस कंट्री को। मामलात भी गंदे गंदे हैं हमारे उनसे। पास, बहुत पास है, बॉर्डर बहुत करीब लगता है। इंडिया का ये इंडिया क्या है? ये इंडिया की एक सिटी है महाराष्ट्र, लेकिन उसको बताने का मेरा मकसद ये है कि वहाँ की जो एक सिटी है, ये वाली सिटी महाराष्ट्र, उनकी एक सिटी का जीडीपी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के मुताबिक है। अनम सिटी नहीं है, स्टेट है। सिटी मुंबई है, अगर हम कहेंगे तो मुंबई सिटी है, नासिक सिटी है, महाराष्ट्र की सिटीज हैं। तो ये सिटी नहीं है, ये स्टेट है, राज्य है, स्टेट। और जहां तक मुझे याद है कि सिर्फ महाराष्ट्र की जो सिटी है मुंबई, उसी की जीडीपी आपकी जीडीपी के आसपास ही है। आपकी जीडीपी के आसपास सिर्फ मुंबई की जीडीपी होगी, पूरे महाराष्ट्र तो आप छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र तो खैर मुंबई की जीडीपी आपके आसपास है। 250-300 बिलियन डॉलर की जीडीपी है मुझे लगता है मुंबई की, जहां तक मुझे याद है 200-250 के करीब होगी जीडीपी बिलियन डॉलर्स में। चलिए, ऐसे वो एक सिटी को उन्होंने इतना वो वेल डेवलप कर दिया कि हमारा पूरा पाकिस्तान उनके अंडर आ रहा है। असल में जो है ना, हमारे मुल्क की जो माशियत है ना, वो सब हाथ हमारे बाहर से आती है। अगर हम अपने पाकिस्तान में हर चीज़ पाकिस्तान में बनाए ना, तो फिर हमारी जीडीपी ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएगी। बिल्कुल सही। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ लोकल से लोकल चीज़ जो है, सुई से जहाज तक, वो खुद बनाते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं सोचते हमारी सुई तक हमारे चाइना से आती है? ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमें इंडस्ट्री को बेनिफिट दे। असल में हमारे तो किसी इंडस्ट्री को बेनिफिट है ही नहीं। अटक टेक्सटाइल मिल है, उसके ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक उसके ऊपर टैक्सेस हैं। काटन ले लें, उसके ऊपर टैक्स है। सीड ले लें, उसके ऊपर टैक्स है। उनसे ऑयल निकलता है, उसके ऊपर टैक्स है। काटन निकलता है, उसके ऊपर टैक्स है। सूतर निकलता है, उसके ऊपर टैक्स है। कपड़ा निकलता है, उसके ऊपर। इंडस्ट्री को तो तबाह आपने कर दी है। हमारी जो है बिजली जो है वो इतनी महंगी है, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब बंद हो चुकी है। उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अगर हम देखें ना, हमने आज तक एक्सपोर्ट तो किया नहीं, लेकिन साथ किसी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए। चाइना को चाइना 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 हम करते रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उसके अलावा तो आज अफगानिस्तान जो हमारा, हम कहते हैं ना कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हम पे हमलों पे हमले कर रहे हैं। कल जो है खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे बॉर्डर जो पास लगता है, हमला हुआ है और 3 फौजी जो है शहीद हुए हैं। अच्छा आगे सुनो। मुझे याद आया, एक्सपोर्ट तो किया आपने। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था तो उसमें आपने फुटबॉल एक्सपोर्ट किया है और उस पर शायद बड़ा अच्छा कोट आया था कि वर्ल्ड इज प्लेइंग विद पाकिस्तान बॉल्स। सॉरी यही इसी तरह की कुछ लाइंस लिखी गई थी भाई। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर वो स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। वो पढ़कर हम लोग इतना हंसे थे कि खैर चलिए, हंसिए मत भाई आप लोग, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। लेकिन वो मुझे एक ना बात याद आ गई, और कुछ नहीं था, वो बात याद आ गई बस मुझे। हर आए दिन जो है हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। क्या हम अगर अच्छे ताल्लुकात बनाते तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी हम पे हमला ना करता? असल में हमारी जो लीडरशिप है ना, वो सबसे बड़ा हमारे इस मुल्क का मसला है। जब तक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, और मेन चीज़ है हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, वो फलाप है।
हमें चाहिए सदारती निज़ाम, जो जिसकी वजह से जो ना अब एक हमारी अब गवर्नमेंट बनी है, इसके 80 वज़ीर हैं, तो ये मुल्क का खाना ख़राब ही कर रहे हैं। जिन्होंने क्या करना है? इंडियन लॉयल है, गवर्नमेंट लॉयल है अपने मुल्क से। जी कोई भी है, लायल तो होना ज़रूरी है। अगर इसी तरह हम इन लोगों को चुनाव करते रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। आपको एक ये वीडियो दिखाने लगी हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपने बताना ये कौन सी कंट्री लग रही है। आई थिंक मलेशिया का नहीं। एक शहर है कोई, शायद मलेशिया का कोई शहर है, लेकिन शहर का नाम नहीं है, कंट्री लग रहा है कुछ शायद ये ऐसा। मलेशिया नहीं, आई थिंक, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कुछ और गैस करें इसको देखने के बाद, कुछ और जो दिल में आता हो, दिमाग में आता हो। अब ज़ाहिर है ये बिल्डिंग तो यूरोपियन कंट्री की बनी हुई है, और यकीनन अब यूरोपियन कंट्री में फिर या तो फिर मलेशिया है या फिर अगर मैं कहूँ ये यूरोपियन कंट्री नहीं है तो मलेशिया यूरोप में आता है? नहीं सॉरी, मलेशिया तो इधर है ना, और यूरोप तो इधर है। मैं कंफ्यूज हो गया यार, क्या बात कर रहे हैं? मलेशिया यूरोपियन कंट्री में आता है? इसके अलावा फिर या इटली, फ्रांस, और कौन हो सकता है? ये एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है तो अंदाज़ा नहीं है, सॉरी। कुछ आसपास, कुछ आसपास अब ये देखकर तो ऐसा भी लग रहा है जैसे ये जीसी यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई पुराना कोई ओल्ड कैंपस है। अब ये हो सकता है कि अगर आप कंट्री की बात नहीं कर रही, तो अगर आप समझ रही हैं कि ये एशियन कंट्री है, तो गालिबन फिर एशियन कंट्री में। चले आपको गैस देती हूँ कि हमारे आसपास है, बहुत ही करीबी है, बहुत ही करीबी है। हमारे यहाँ आसपास तो फिर अगर देखा जाए तो चाइना है, और ईरान है, अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। इन सारे ममालिक में से कौन वेल डेवलप? डेवलप उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान से करीब है, जहां तक मुझे नक्शा याद है पाकिस्तान का, तो उधर ईरान है, अफगानिस्तान है, फिर थोड़ा सा हिस्सा चाइना का, वो खैर वो डिस्प्यूटेड है, उसके बाद फिर इधर इंडिया आ जाता है। बस यही है। उज़्बेकिस्तान, मेरी ज्योग्राफी खराब हो रही है यार इन लोगों के चक्कर में। तो जाहिर है कि तुर्की है या चाइना है जो हमारे करीबी है। और मैं कहूँ कि चाइना और तुर्की से बहुत ज़्यादा और पास है, तो किसका याद आता है? और तो बिल्कुल करीबी तो मेरा ख्याल और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसको हम डेवलप कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे दिल के करीब नहीं, लेकिन हमारी जंग के बहुत करीब है। दिल के करीब नहीं, और इंडिया का मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का अगर कोई ये इंडिया आप समझ रही हैं? ये इंडिया ही है। अच्छा, अगर इंडिया है तो फिर ये जाहिर है कि उसका कोई सिटी जो है उसका कोई एक, इंडिया है। अगर मैं बात करूँ ये इंडिया है, तो क्या आप बिलीव करते हैं कि इंडिया है? अगर इंडिया है तो फिर इसके अंदर वो यकीनन जो भी बिल्डिंग आप दिखा रही हैं इस तस्वीर में, वो अंग्रेज़ों ही की बनाई हुई है, ये अंदाज़ा। बेसिकली जो है ये महाराष्ट्र उनकी सिटी है। अब मैं इसकी आपको क्वालिटी बताऊंगी। बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि इंडिया इतना वेल डेवलप है, ये तो हम मूवीज़ में भी देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सिटी की जो एक वेल डेवलप सिटी है, उसका जो पूरे जीडीपी है एक सिटी का, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के मुताबिक है। कितनी बड़ी उनकी अचीवमेंट है कि उनका एक सिटी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को इक्वल है। कैसे देखते हैं इस चीज़? अब देखिए, अगर हम देखें कि इंडिया जो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर जो कंट्री के एतबार से, क्योंकि वो अगर आबादी के एतबार से भी बड़ा है, ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो इकॉनमी मसाइल हैं वो है तो सही, लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं है, मसाइल उधर भी हैं। तो जाहिर है कि जिसमें इकॉनमी के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इकॉनमी उनके हमसे ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अब उनकी करेंसी रेट देख लें हमसे कितना आगे है, हमारे रुपये की जो कदर है वो कितनी गिर रही है। तो हम समझेंगे कि अगर वो इस तरह डेवलप कर रहा है तो फिर उसकी हर चीज़, हर डिपार्टमेंट, हर शोबा उनका जो डेवलप होगा। और अगर हम देखें कि आबादी के एतबार से, आबादी तो हमारे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीनन देखा जाए तो कि उनकी आबादी के एतबार से उनकी जॉब्स के जो मौक़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े मसाइल जो हैं, जो जिसकी वजह से हम लो हो रहे हैं, यहाँ जो सरमायादारी, जागीरदाराना निज़ाम और इन्वेस्टर जो है वो ग़ुलाम बना रहे हैं इस मुल्क को। ये आपकी बात ठीक है कि वो बढ़ रहे हैं, भी लो हो जा रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया कि हमारे लिए शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान को किस तरह हमने पाया और आज हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया? इंतहाई अफसोस है
कि हम जिस मज़हब के नाम पर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ना ही वो मज़हब है ना वो आज़ादी है। चूँकि मैं एक ख़ुद उर्दू का प्रोफेसर हूँ और जो चीज़ हम उर्दू के अंदर पढ़ते हैं या पाक स्टडीज़ के अंदर पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एंटी है। जिस तरह लिखा होता है कि गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, भाई इतने ज़खायर अगर हैं तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर गैस की कमी क्यों है, गैस की किल्लत क्यों है? तो हमारे यहाँ वो मुल्क जो आज़ाद हुआ था वो आज़ादी नहीं है और ये ग़ुलामी के नाम पर एक धंधा किया जा रहा है। अगर हम कोई लिबरल आदमी है, अगर कोई इनकलाब की बात करता है तो यकीनन वो लोग जो सरमायादार है, जो इन्वेस्टर हैं या जागीरदार हैं या सियासतदान है, वो उसकी ज़ुबान जो है इस कदर कंट्रोल में रखते हैं कि वो या तो फिर उसकी लाश तक दफन कर देते हैं या फिर आने वाले इंसान को वैसे उठा लिया जाता है। बल्कि मुझे अनवर मकसूद का एक छोटा सा जुमला याद आ गया कि बाहर के मुल्क में अगर कोई मसला हो तो उसके बारे में सवाल उठाया जाता है और लोग उसका जो जवाब तलाश करते हैं। यहाँ कोई सवाल उठाएगा, सवाल उठाने वाले को ही उठा लिया जाता है। सो ये बात है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हम बहुत सोशल मीडिया पे देख। बिल्कुल, सोशल मीडिया अगर पॉजिटिव देखा जाए, जिस तरह सरेआम असरार जो इकरारुल हसन लेकर आता है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चेंज भी आती है लेकिन नेगेटिविटी भी है। अब ये तो आपके देखने पे डिपेंड करता है। जिस तरह अब आप यहाँ सवाल जवाब कर रहे हैं, यकीनन अब सवाल जवाब में कुछ ना कुछ बातचीत है। अब कोई अगर नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे वो तो उसके जहन पर है ना, किस तरह वो सोचता है और देखता है। सर, आपने ये बात की है कि उर्दू में ऐसी चीज़ें हैं लेकिन वो एंटी है। अगर हम देखें तो क्या आपको नहीं लगता हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है? लेट्स सपोज मैं हिस्ट्री की अगर बात करूँ, हमारी हिस्ट्री जो हमें बताई गई है, दिखाई गई है बुक्स के थ्रू, क्या वो ऑपोजिट नहीं है न्यूट्रल हिस्ट्री से? बिल्कुल ऐसे ही है। मामला ये है कि हम खुद मजबूर होते हैं। मजबूर ये है कि हमारे कुछ 20-30 साल से हमारा जो पिछला सिलेबस है वही तब्दील नहीं हुआ और तब्दील ना होने की वजह भी यही है कि वो जो एक नस्ल दर नस्ल चल रहा है, मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है, हम मजबूर है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ ड्रामों में, टीवी में, फिल्म में, शायरी में, नसर में, हर जगह अगर आप हकीकत को वाज़े करें तो यकीनन हकीकत जो है वो तब्दील कर सकती है इंसान को। लेकिन देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले हकीकत को, तलख हकीकत को हज़म नहीं करते। इंडिया में एजुकेशन जो है वो बहुत लिटरेसी रेट आ गया है। अगर हम देखें अमेरिका, चाइना और इसका इंडिया का रेट जो है उनके लगभग पास आ जाता है। अगर हम इंग्लिश बोलने वाली ज़ुबान में देखें तो अमेरिका के बाद इंडिया आती है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को, अगर हम उनके इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, कोई ना कोई अचीवमेंट करके आगे चले जाते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करते। मामला ये है कि हमारी हम जो है सूट जो देते हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये भी गलत है? नहीं, हमारे यहाँ इस कंट्री के अंदर एक मसला ये भी है कि एक कोई मसला नहीं है। यहाँ तो हर पाम जो है ज़ख्मी है, बंदा किस किस की मरहम पट्टी करे। मामला ये है कि यहाँ जितने भी कोई बड़े जहन पैदा हुए हैं उनको या तो मौलवियों ने ख़राब किया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, वो मुल्लाइज़म। यानी यहाँ के अगर हम डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात करें, नोबल इनाम याफ्ता वो साइंटिस्ट थे और उनको लोगों ने कहा कि ये जो है ये जो कादियानी इसका मज़हब है, लिहाजा अब मज़हब का साइंस के साथ या इस तरह के जब आप जोड़ेंगे तो यकीनन आपको यहाँ मस्क कर दिया जाएगा। कोई भी यहाँ शख्स है, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर का देख लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कौन सा गुनाह या कौन सा जुर्म किया था जिसकी उसको सज़ा मिली है। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम है। और जितना बड़ा जहन यहाँ पैदा होता है उसको या तो मुल्लाइज़म मार देते हैं या जागीरदार मार देते हैं। हम इंडिया की बात करें, उनके साइंटिस्ट को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उठा के बना दिया। उन्होंने मतलब उनके अचीवमेंट्स को सराहने के बाद उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाए। अब अगर हम देखें तो उनके जो लोकल बंदे हैं वो उन प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट बनाया हमने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया हमने, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। कि पॉलिटिक्स को संभालते हैं और टेन्योर पूरा करके जाते हैं। हमारे यहाँ पर 30 साल से 2 ही खानदान खा रहे हैं। श्रीलंका वाले हालात हमारे भी हो रहे हैं। अगर हम देखें तो डे बाय डे उनके अचीवमेंट्स और हमारे नीचे गिरते हुए डिज़र्व्स, हमारे नीचे गिरती हुई इकोनॉमी, हर चीज़ ऐसी नज़र आती है। क्या लगता है कि अभी की बात करें ना तो हमारी जो अमेरिका की एम्बेसी थी वो भी सेल करने पे लगा दी। सेल करने के लिए लगाई तो 5 मिलियन जो है वो इंडियन एक बंदे ने कहा कि मैं आपको दूंगा, आप मुझे एम्बेसी सेल कर दो। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो इंडियन हुकूमत है वो अपने मुल्क के लिए सोची जा रही है। बट यहाँ जो चीज़ें बाहर है, वादर पोर्ट की बात करते हैं, हमने पोर्ट्स अपने गिरवी रखे हुए हैं। मामला ये है कि जब यहाँ हौसला अफजाई नहीं होगी किसी भी शख्स की तो वो उस काम में कोई
दिलचस्पी नहीं लेगा, वो कोशिश करेगा किसी भी तरीके से वो अपना कंट्री छोड़ के किसी बाहर के मुल्क में एडजस्ट हो जाए। और बाहर के मुल्क वाले ये चाहते हैं कि कोई बड़ा जहन हमारे यहाँ आके काम करके दिखाए और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। वो जितनी सहूलियात देते हैं, पाकिस्तान तो उसको 1% भी नहीं दे रहा, बल्कि उसको कुचलता है। मैंने देखा है यहाँ PhD स्कॉलर जो है प्राइवेट छोटी छोटी जॉब्स करने पर मजबूर हैं, उनकी बहुत कम जो है तनख्वाह होती है, जिसकी वजह से वो अब कहते हैं कि भाई PhD पर हमने इतना खर्च किया है, हम चाहते थे कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे, कहीं अच्छी जगह रिसर्च करेंगे, लोगों का कुछ रहनुमा बनकर सामने आएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी अपनी ही रोज़ी रोटी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो वो किसी और शख्स को ये कहेगा भाई तुम पढ़ो ना, तालीम हासिल ना करो, बल्कि अपने इस बिज़नेस की तरफ जाए। जिस मुल्क के अंदर जूतों की जब वैल्यू आप देखते हैं कि वो शीशों के अंदर इस कदर सजे हुए दिखाई देते हैं और किताबें आप देखें इसी माल रोड पे फुटपाथ पे बिक रही होती हैं, तो उस मुल्क ने शऊर क्या हासिल करना है, तालीम हासिल करके इस मुल्क की तकदीर को क्या बदलना है। अगर हम बात करें, आप एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर आ रहे हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी की ही बात करें ना, तो हमारे यहाँ पर लाखों के तादाद में डिग्री लेके बाहर आते हैं, लेकिन उस डिग्री को बैठ के चाट रहे होते हैं, जॉब्स नहीं होती, फिर वो स्किल्स नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती। क्यों, आखिर क्यों? इसमें देखिए गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदार है। अब देखिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी सीटें खाली पड़ी हैं जो कि हर साल CTIs जो है, यानी पाकिस्तान के तकरीबन हर कॉलेज के अंदर जो आर्जी लेक्चरार रखवाए जाते हैं, सिर्फ 6 माह के लिए उनका एक पीरियड होता है। अगर ये इनको परमानेंट कर दे तो कितने लोग जॉब्स वाले हो जाएंगे, जॉब्स होल्डर हो जाएंगे। तो जब वो उनकी रोज़ी रोटी लग जाएगी तो वो यकीनन नई नस्ल को कहेंगे भाई पढ़ो, तालीम हासिल करो, कोई अच्छा बिजनेस से बेहतर ये है कि अच्छी जॉब करेंगे, मुल्क कौम की तरक्की का सबब बनेंगे। जब एक पढ़ा लिखा शख्स उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, उसको अपनी रोज़ी रोटी के लाले पड़े होंगे, तो वो यकीनन नए इंसान को वो ये मशवरा देंगे ही नहीं कि भाई हमने MA MPhil PhD करके क्या कर लिया जो तुम कर लोगे, बेहतर है कि तुम पढ़ो ना, कोई अपनी जॉब करो इस छोटी मोटी और इसी की तरफ चल जाए। ये मामलात हैं हमारे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देख लिया महाराष्ट्र है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शायद यूपी की GDP भी पाकिस्तान से आगे है, और ऐसे कई हमारे स्टेट हैं जिनकी GDP पाकिस्तान से ज़्यादा ही होगी, मुझे लग रहा है। तो कुल जमा देखिए, इंडिया के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंडिया ने ट्रैक से अपने आप को भटकाया नहीं। इंडिया ने भले ही उसकी रफ्तार स्लो थी, चीज़ों को करने में, होने में, दिखने में टाइम लगा, लेकिन लोग भी समझ गए कि बॉस करना तो है, सरकार भी समझ गई कि बॉस बिना किए तो काम होगा नहीं। तो इसलिए इंडिया ने डेवलपमेंट के ट्रैक पर धीरे धीरे कछुए की चाल से ही सही, लेकिन चाल अपनी जारी रखी। और आपको तो पता ही है, कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ जीता था। तो कछुए, ये कहानी बताने का मेरा मकसद ये है कि स्टडी तरीके से, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ये रफ्तार और तेज होनी चाहिए थी, इस एम को हमें ज्यादा पहले हासिल करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ाई गई है, सरकार भी लगी है, लोग भी लगे हैं, और उसका नतीजा हम सबके सामने है कि हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और ताज़ा जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक हमने $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करीब करीब हासिल कर ली है। अब जो है, अब दुनिया में 5 बड़ी इकोनॉमीज का आधी दुनिया पर राज हो गया है, और बाकी में सारे देश हैं जिसमें पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान का नंबर पता नहीं 100 में भी है कि नहीं है, 100 में तो मुझे लगता कि है, टॉप 100 इकोनॉमीज में उसमें भी नहीं। तो कुल जमा बात यह है कि इंडिया ने अपना फोकस क्लियर रखा, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस फोकस पर चलते हुए हमने ये मुकाम हासिल कर लिया है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के फोकस क्या रहे हैं? पाकिस्तान का फोकस रहा है अपनी यूथ में कश्मीर को लेकर जिहाद वाली मानसिकता पैदा करना, हिंदुओं सिखों के प्रति उसमें लिखकर घृणा पैदा करना, हेट पैदा करना, नफरत पैदा करना, इंडिया के खिलाफ नफरत पैदा करना। तो जब आप अपनी बच्चों के जहन में नफरत इतनी ज्यादा भरनी शुरू कर देंगे तो उनसे पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। ये शायद 1000वीं बार में ये बात दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि शायद इक्का दुक्का लोग जो पाकिस्तान में मुझे देखते हैं, 1% के करीब लोग देखते हैं, तो शायद उनके दिमाग की बत्ती जले और सोचे कि हाँ यार, ये बात बंदा सही कह रहा है। वैसे बहुत सारी चीजें मैंने धीरे धीरे की हैं, तो वहां तक लोगों में पहुंच रही हैं। यूट्यूबर्स में खासकर तो पहुंच ही रही है कि वो अब उस पर बात करते हैं, उन चीजों पे जिक्र करते हैं। तो धीरे धीरे जो है सच्चाई सबके सामने आ रही है। देखिए, फैक्ट पर बात करना और फैक्चुअल चीजें दिखाना, इससे क्या होता है कि आपको
अपनी वेटेज का एहसास हमेशा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप एक झूठ के बुलबुले में रहते हैं तब आपको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बुलबुला आपको बताता है कि आप तो सुपीरियर हो, आप तो सबसे अच्छे हो, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन जो है आपके देश की सबसे अच्छी है, आपकी जमीन सबसे अच्छी है, आपके देश में सबसे अच्छा बासमती चावल पैदा होता है, आपके देश में सबसे अच्छा नमक पैदा होता है, सारी दुनिया आपके खिलाफ साजिश करती है। तो इस बुलबुले से बाहर निकलेंगे तभी आपको असली दुनिया नजर आएगी कि बॉस, जो बुलबुले के भीतर हमें दुनिया बताई गई है, बाहर तो एकदम इसकी उल्टी है। और वो बात वही कह रहे थे कि वहां पर चीजों को उल्टा बताया जाता है। अगर आप लड़ाई हारे हो तो भाई स्वीकार करो कि लड़ाई हारे हो, लेकिन नहीं, अब तो पाकिस्तानी भिड़ जाते हैं, हाँ हम तो नहीं हारे हैं, हम तो नहीं हारे हैं, हम तो नहीं हारे हैं, एक मुसलमान जो है वो 10 हिंदुओं पर भारी है। ये वाली मानसिकता की मैं बात करता हूं, जो अक्सर ज्यादातर पाकिस्तानियों में पाई जाती है। आपको ये बात सुनने में खराब लग रही होगी, लेकिन बात यही सच्चाई है। और इसका नतीजा ये हुआ इतनी नेगेटिविटी और इतनी नफरत का कि आपका देश की पीढ़ियां बर्बाद हो गई। वो कुछ ढंग के काम में, डेवलपमेंट के काम में लगी ही नहीं, कुछ प्रोडक्टिव वर्क वो कर ही नहीं पाई, क्योंकि नफरत भरी पड़ी थी बचपन से। तो नफरतों के साथ तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते ना, आप कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं कर सकते नफरतों के साथ। तो आप लोगों ने हमसे दुश्मनी पैदा की, अपने बच्चों के दिमाग में, जहन में भरा, तो उसका नतीजा आप देख रहे हो। और रही बात की जी इंडिया जो है वो क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों ऐसे हो गया है, तो वजह अब हर किसी के सामने है। हम अपनी किताबों में, हम अपने बच्चों के दिमाग में नफरत नहीं भरते, हेट नहीं भरते किसी कंट्री के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 4 बार हमले किए, तब भी हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हम कभी नहीं सिखाते किसी रिलीजन के लोगों को कि जी ये रिलीजन वाले हमारे दुश्मन है, नेवर। तो अगर आप इन सब पर ध्यान नहीं देंगे तो अंजाम तो यही होना था, और पाकिस्तान ने नहीं दिया, तो देख लीजिए अंजाम आज क्या है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।